सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा का विषय हिंदी व्याकरण है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर विषय के कई उपविषय होते हैं। आज हम जिस उपविषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कक्षा 10 का समास है। समास पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं। आप जब भी इस वीडियो को देखें, अपने साथ अपनी कॉपी और पेन रखें, जिससे आपको विषय को समझने में आसानी हो और तथ्य बेहतर समझ में आए। समास समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप, मिश्रण, संग्रह आदि होता है। विग्रह का पदों को अलग करना विग्रह होता है। यानी जब हम किसी भी दो शब्दों को अलग अलग करते हैं तो उस विधि को हम विग्रह कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक समस्त पद बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। समास की परिभाषा: जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो तब उस मेल को समास कहते हैं। यानी उस विधि को हम समास कहते हैं। समास को समस्त या सामासिक पद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए, समस्त पद इसलिए कहा जाता है कि कोई भी जब दो या दो से अधिक शब्दों को वाक्यांश के रूप में या वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। अब हमने कहा कि समास क्या है? दो शब्दों का मेल है, तो इसलिए उसे समस्त पद यानी दो पदों से मिलकर जो बना सभी पदों को समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। संक्षिप्त करने के बाद बने पद को क्या कहेंगे हम? उसके सामासिक रूप को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। अब हमें यहां पर ध्यान देना होगा, कभी कभी हमें संदेह होता है कि संधि और समास एक है, परंतु ऐसा नहीं है। दो वर्णों के मेल से संधि बनता है और दो शब्दों के मेल से समास बनता है। तो संधि वर्णों में होती है और समास शब्दों में होता है। ठीक है। अब उदाहरण के लिए देखिए आप कैसे शब्द समूह या फिर आप कह सकते हैं समास विग्रह, यानी जब हम उन्हें पृथक रूप में, जब शब्दों को पृथक रूप में अलग अलग लिखा जाता है तो तब हम उसे समास विग्रह कहते हैं। और जब इन शब्दों को संयुक्त रूप से लिखते हैं तो इन्हें समस्त पद या सामासिक पद या समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, विग्रह क्या हो गया? रसोई के लिए घर, यानी कारक चिन्ह छिपे होते हैं। कमल के समान नयन, कमल नयन। चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु। यहां पर हम देखेंगे कि दोनों के सामान्य अर्थ छोड़कर जब कोई विशेष अर्थ निकलता है तो वहां पर हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अभी हम समास के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे बनता है। तो इन सारे शब्दों से मिलाकर हमने एक शब्द बना दिया, तो जो एक शब्द हम बनाते हैं उसे समास कहते हैं। समास का भाषा को प्रभावी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत 2, 4, 5 शब्दों को क्या कर देंगे आप? छोटे रूप में लिख देंगे तो भाषा कम शब्दों में ज्यादा बातें आप क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं, ताकि कम समय में आप बहुत सारी चीजें लोगों तक पहुंचा सकें या समझा सकें। इसलिए समास का अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि भाई कौन सा समास है। तो समास के प्रकार, समास के 6 भेद होते हैं। पहला देखिए आप, अव्ययभाव समास। अव्यय का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक चिन्हों के प्रयोग से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को अव्यय कहते हैं, अर्थात अविकारी कहते हैं। तो ऐसे शब्द बोध या ऐसे समास जिसमें क्या हो? अव्यय का बोध हो कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, तो उन्हें अव्ययभाव समास कहते हैं। ये हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा आ जाएगा बहुब्रीहि समास। पांचवा द्विगु समास और छठा द्वंद्व समास। ये 6 समास आपके पास होते हैं और अब हम इनको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। समास आप पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, उसी ज्ञान के आधार पर और बेहतर समझने का हम प्रयास करेंगे।
अव्ययभाव समास जिस समास में पहला पद प्रधान होता है या जिस समस्त पद से अव्यय का बोध हो, यानी ऐसा शब्द जो हमारे पास मिला, जो समस्त पद हमने बनाया, 2 से 3 शब्दों से मिलकर जो बनाया शब्द, उसमें किसका बोध हो? अव्यय का बोध हो, बिना परिवर्तन का बोध हो, तो ऐसे सब समास को हम अव्ययभाव समास कहते हैं। प्रधान आप यहां पर समझिए कि जो मुख्य अर्थ हमें मिलेगा वो पहले पद से मिलेगा। इसका पहला पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। और हम कैसे पहचान सकते हैं अव्ययभाव समास का? कि इसका पहला पद हमेशा उपसर्ग होता है तथा कुछ उपसर्गों में विग्रह करने के बाद परिवर्तन होता है जो निम्नवत है। कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बस यही है जिनमें क्या होता है, कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो वो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि यदि किसी शब्द के प्रथम पद में यथा उपसर्ग आएगा तो दूसरे पद के बाद आपने अनुसार शब्द जोड़ देना है। जैसे कि मैं आपको ये अनुसार यहां पर लिखा हुआ है, तो ये आप क्या करेंगे, इस शब्द में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं उदाहरण, देखिए जैसे यथा निर्देश, तो यहां पर हमने इसे क्या कर दिया, इसका विग्रह कैसे करेंगे हम? निर्देश अनुसार, या फिर क्या हो जाएगा, निर्देश के अनुसार। तो ये इस उपसर्ग में परिवर्तन होता है जो आपको याद करने होंगे कि किस उपसर्ग के साथ कौन सा शब्द जोड़ा जाता है, पहले पद में जोड़ा जाता है या दूसरे पद में, पहले पद से पहले जोड़ा जाता है या दूसरे पद के बाद जोड़ा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो दूसरा आप यहां पर देखिए, प्रति में हम क्या करते हैं, दूसरे पद से पहले प्रत्येक शब्द जोड़ देते हैं। उदाहरण आप देखिए, प्रतिपल, प्रत्येक पल या पल पल, आप क्या कर सकते हैं, दो उस शब्द को योजक चिन्ह के साथ 2 बार भी लिख सकते हैं या फिर प्रत्येक शब्द जोड़ देते हैं। अर्थ देखो एक ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यथा नियम बोले यानी जो नियम के अनुसार है, या फिर हम बोले प्रतिपल यानी हर पल की बात हो रही है, और प्रत्येक पल का मतलब भी हर पल की बात हो रही है। तो कोई भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इन्हें अव्ययभाव समास कहते हैं। अनु आएगा तो भी आप योजक चिन्ह के साथ दूसरे पद को 2 बार लिख देंगे। जैसे अनुगमन, तो हमने कर दिया रक्षण रक्षण। तीसरा देखिए आ, अगर अ उपसर्ग आपको पहले पद में दिखेगा तो दूसरे पद के बाद आप पर्यंत शब्द जोड़ देंगे। जैसे आजन्म, तो हमने कर दिया जन्म पर्यंत, या फिर आप इसे जन्म से लेकर भी कर सकते हैं। भाव, अर्थ नहीं बदलेगा, भाव नहीं बदलेगा। श आएगा तो सहित जोड़ देंगे दूसरे पद के बाद, जैसे समित्र को हम कर दिया मित्र सहित, और निर आए तो रहित यानी दूसरे पद के बाद रहित जोड़ देंगे। तो यहां पर आपका हो गया भय रहित, निर्भय, या फिर आप कर सकते हैं भय रहित। ठीक है, तो ये थे कुछ उपसर्ग जो आपको ध्यान रखना होगा जिनमें परिवर्तन होता है, बाकी का भाव नहीं बदलता। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, अगर मैं कहूं भरपेट, तो पेट से भरा हुआ बोले आप, चाहे भरपेट बोले, भर उपसर्ग है तो इसलिए यहां पर अव्ययभाव समास हो जाएगा। नॉट, शब्द की पुनरावृत्ति होने पर अव्ययभाव समास होता है। इसमें हम आगे चर्चा करेंगे जब आपको एक जैसे 2 समास में समानता दिखेगी, तब मैं आपको इस नॉट का जिक्र करूंगा जो विशेष आपको ध्यान देना है। अभी आप अगला देखिए, तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो, यानी दूसरे पद से हमें मुख्य अर्थ मिलेगा तथा विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आपको पता है कि कारक हम पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और कारक की संख्या 8 होती। कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जिन शब्दों का संबंध क्रिया से जाना जाता है उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, तो 2 को हटाकर यानी पहला और अंतिम कारक अगर हम हटा दें, यानी पहला कर्ता और अंतिम आपका होता है संबोधन, ये 2 हट जाएंगे, बाकी 6 आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं, जो हम आगे अभी आपको बताएंगे। इससे पहले हम तत्पुरुष समास के उदाहरण जानते हैं। घुड़सवार, घुड़ और सवार, सवार से हमें मुख्य अर्थ मिलेगा, घुड़ से नहीं मिलेगा, क्योंकि घुड़ हमारे पास सहायक अर्थात प्रथम पद है या सहायक पद है। राजकुमार, कुमार से हमें पूर्ण अर्थ मिलेगा। राज, अब राज्य की बात की जा रही है, राजा की बात की जा रही है, हमें नहीं पता, तो इसलिए यहां पर देखिए घोड़े पर सवार, कारक चिन्हों का प्रयोग यानी अधिकरण, पर मतलब अधिकरण कारक, दूसरा अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, और का यानी संबद्ध तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं जो आपके सामने हैं। देखिए, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष यानी किसी चिन्ह होता है को। अब हम देखिए गगन चुंबी यानी गगन को चुभने वाला। ठीक है, कर्ण से चिन्ह होता है मद से अंधा,
मदांध। अब मद मतलब यहां पर बुद्धि से, यानी जो लोग बुद्धि से अंधे होते हैं। संप्रदान यानी जिससे किसी को दिए जाने किए जाने का बोध हो। तो क्या हो गया, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, यानी रास्ते में जाने के लिए जो आपने खर्चा अपने पास रखा है, व्यय किया है या मार्ग बनाने के लिए किया है, वो अर्थ पर डिपेंड करेगा तत्पुरुष समास। अपादान यानी अलग करना, मुक्त कर देना, तो यहां पर सेवा मुक्त यानी सेवा से मुक्त कर देना, अलग कर देना। संबंध जो एक दूसरे का संबंध स्थापित करे। अन्न का दान, दान किसका है, अन्न का है, तो अन्नदान का आ जाएगा यहां पर, तो यह संबंध। तत्पुरुष अधिकरण, कला प्रवीण, प्रवीण मतलब होता है श्रेष्ठ या बहुत अच्छा, तो कला में जो प्रवीण यानी अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये थे तत्पुरुष समास के 6 भेद। इसके बाद हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। अब कर्मधारय समास में क्या होता है, देखिए, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो अथवा किसी की तुलना की जाए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। तो उदाहरण यहां पर देखिए, नील गाय, गाय कैसी है, नीली है, तो पहला पद क्या है हमारे पास, विशेषण। तो यहां पर कर्मधारय समास, जैसे देखिए, नीली, नीली है गाय, दीर्घायु, दीर्घ है आय, आय कैसी है, लंबी यानी दीर्घ है, तो यहां पर पहला पद विशेषण, इसलिए यहां पर कर्मधारय। अब आता है बहुब्रीहि समास, जिसको आपको ध्यान रखना होगा और इस पर आपको विशेष ध्यान भी देना है, जो ज्यादातर आपको पूछा भी जाता है। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, जिस समास में दोनों ही पदों को छोड़कर विशेष अर्थ लगाया जाए या फिर विशेष तीसरा अर्थ निकाला जाए, उसे वहां पर बहुब्रीहि समास होता है या उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। विग्रह करने पर वाला वाली, जिसका जिसकी शब्दों का या योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, कैसे हम दोनों पदों को छोड़ देते हैं, सामान्य अर्थ नहीं लेते। वक्र मतलब मुड़ा हुआ, तुंड मतलब मुंह या सूंड, ठीक है, तो इनका मुड़ा हुआ मुंह हो गया या सूंड हो गया, तो ये सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ, किसका मुंह मुड़ा हुआ है, भगवान गणेश का, तो इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास होगा, दोनों पदों को आप छोड़ देंगे। वक्र है तुंड जिसका अर्थात गणेश। दूसरा देखिए, वीणा पाणी, वीणा है जिसके पाणी में अर्थात सरस्वती, यानी तीसरा अर्थ, सामान्य अर्थ छोड़ देंगे और तीसरा या विशेष अर्थ लगाया जाता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अब आप आगे देखिए, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है या संख्या का बोध कराए, वो वहां पर हम क्या करते हैं, द्विगु समास बताते हैं, और विग्रह करने पर समूह और समाहार का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान ये देना है कि समूह और समाहार का प्रयोग कैसे, कहां करेंगे आप, तो समूह का प्रयोग आप वहां करेंगे जिनके स्थान बदले नहीं जा सकते, और समाहार का वहां करेंगे जिनके स्थान बदले जा सकते। उदाहरण देखिए, नवग्रह, नवग्रह जो है उनकी स्थिति आप बदल नहीं सकते, इसलिए यहां पर समूह यानी नवग्रहों का समूह, नव यानी 9, तो संख्यावाची का बोध हो रहा है, इसलिए समास हो जाएगा द्विगु। सप्तऋषि, सप्त यानी 7, तो ऋषियों का समाहार, ऋषियों की स्थिति बदली जा सकती है, इसलिए समाहार। अब आता है अंतिम आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व, तो यहां पर आपको देखना होगा, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों अपने आप में मुख्य अर्थ रखते हैं तथा एक दूसरे के विलोम हो एवं विग्रह करने पर और शब्द प्रयोग किया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैंने नोट आपको बताया था कि योजक चिन्ह हो और पुनरावृत्ति मतलब एक ही शब्द दोनों तरफ एक शब्द, जैसे पल पल, तब वहां पर बहुब्रीहि समास होगा, और योजक चिन्ह होगा और दोनों तरफ विलोम होंगे तो वहां द्वंद्व समास होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए समझिए, यहां पर ज्वार और भाटा दोनों एक दूसरे से विलोम है। समुद्र की जो लहरें अपने किनारों पर जब चढ़ती हैं तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब वो वापस जाती हैं उसे भाटा कहते हैं, जो आपने भूकंप के कारण या और भी प्राकृतिक गतिविधियों के कारण आता है। तो विग्रह हो जाएगा ज्वार और भाटा। जीना और मरना एक दूसरे के विलोम है, जीना एक अलग पद्धति है और मरना उसका बिल्कुल विपरीत है, तो यहां पर ये द्वंद्व समास को ध्यान रखना होगा। योजक चिन्ह के साथ अगर एक शब्द समान अर्थ वाले आएंगे, विलोम नहीं होंगे, तो द्वंद्व समास नहीं होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट जो आपको याद रखनी है, जैसे यदि विग्रह के आधार पर अन्य पद यानी तीसरा पद जो उसमें नहीं है प्रदान हो, तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, जो आपको ऊपर समझाया गया। और उन्हीं दोनों पदों में से दूसरा पद प्रदान हो, अगर दूसरा पद प्रदान होगा तो क्या माना जाएगा, हमेशा
कर्मधारय समास, क्योंकि कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला विशेषण होता है। ठीक है, उदाहरण समझिए। पीत है अंबर जिसका अर्थात शिव यानी विष्णु, तीसरा अर्थ निकाल दिया आपने, तो यहां पर हो गया आपका बहुव्रीहि समास। पीत है अंबर जो, यानी ऐसा अंबर या ऐसा कपड़ा जो कैसा है, पीला है, तो विशेषता बता दी, तो कर्मधारय समास। यानी अर्थात तीसरा अर्थ का अगर वहां पर जिक्र नहीं है या तीसरा अर्थ उसमें नहीं लिखा है तो वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। यदि अगला देखिए, यदि योजक चिन्ह के साथ दोनों पद विशेषण के ही अर्थ में हो तो वहां द्वंद्व समास ना होकर कर्मधारय समास होगा। ध्यान देना होगा आपको कि अगर विशेषण के रूप में, जैसे कैसा है भूखा, कैसा है प्यासा, भूखा और प्यासा दोनों क्या है, विशेषण के रूप में प्रयोग है, तो कर्मधारय समास। योजक चिन्ह भले ही है, सुख और दुख दोनों एक दूसरे के विलोम है, तो द्वंद्व समास। ये आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं नियंज समास या न्यंज समास आप कह सकते हैं। जिस समास का पहला पद निषेध आर्थक हो यानी नकारात्मक हो उसे नियंज समास कहते हैं। जैसे असभ्य असंभव, तो विग्रह हो जाएगा न संभव या न सभ्य, या अकारण तो न कारण। यहां पर नियंज समास निषेधवाचक हो, यह तत्पुरुष के अंतर्गत ही सातवां समास रखा जाता है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में उसे अलग से रखा गया है, तो मैंने आपको अलग से ही बताने का प्रयास करा। इसके बाद हमेशा आपको ध्यान देने वाली जो बात है कि समास का निर्धारण विग्रह के आधार पर किया जाता है, जैसा विग्रह होगा वैसा समास माना जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, और बेहतर हम अभ्यास से समझेंगे। आपको समझाने का प्रयास किया गया है और हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप इसे अच्छे से सुनेंगे और अपना समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।